हेलो सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। सर, हम आपसे फर्स्ट ऑफ ऑल जानना चाहेंगे आपकी स्कूल लाइफ से पीएससी, देन पीएससी से वर्क लाइफ बैलेंस तक की जर्नी। स्कूल लाइफ की बात करूँ तो मैं गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ा हूँ। मेरी जो प्राथमिक है, माध्यमिक है, हायर सेकेंडरी, ये सारी जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में हुई है। और स्कूल लाइफ में मैं बहुत पढ़ाकू विद्यार्थी नहीं था, एक एवरेज स्टूडेंट था। खेल कूद में अपना मस्त रहता था। घर से भी ज़्यादा प्रेशर नहीं था, बच्चा ठीक ठाक पास होता जाए इस पर संतुष्ट रहते थे मेरे माता पिता, और मैं भी उसी प्रकार से रहता था। तो खेल कूद मेरा ज़्यादा पसंदीदा था पढ़ने की तुलना में। पढ़ाई भी ठीक ठाक होती रही और पास होता गया। देन सर, आगे आपका शुरू से ये गोल था कि आपको पुलिस फोर्स में आना है, पुलिस फोर्स ही ज्वाइन करनी है, या कुछ और ड्रीम्स? पुलिस बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा नहीं रहा। मेरे बड़े पिताजी के जो सुपुत्र हैं वो एक पुलिस में थे, डीएसपी चयनित हुए थे, अभी आईजी हैं मध्य प्रदेश में। इसके अलावा जो मेरा बैकग्राउंड है वो सारे जो हमारे परिवार में शासकीय नौकरियों में रहे। मेरे फादर आयुर्वेदिक डॉक्टर थे और मेरे दादाजी, बड़े पापा सारे जो हैं वो शासकीय जॉब में रहे। तो स्वाभाविक रूप से शासकीय जॉब की ही आकांक्षा थी। इसको देखते हुए कॉलेज के बाद मैंने पीएससी देना उचित समझा ताकि एक गवर्नमेंट जॉब में आ सकूं। और पीएससी देने के उपरांत मेरिट के आधार पे डीएसपी के रूप में चयन हुआ। बहुत ज़्यादा पुलिस ही बनूंगा एक ऐसा शौक़ नहीं था। हालांकि सभी के चार में वर्दी के प्रति रहता है एक स्वाभाविक, तो वैसा तो था। खेल कूद पसंदीदा था, खिलाड़ी था, तो पुलिस में मेरे को ज़्यादा कठिनाई नहीं गई और इस जॉब को, इसकी ट्रेनिंग को मैंने आसानी से जो है वो कर लिया। ओके सर, तो आपका ये सपना नहीं था कि डॉक्टर, साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉट बनना है? अब ऐसा बोलेंगे तो सपना मेरा डॉक्टर बनने का था। अच्छा। मेरे फादर डॉक्टर थे। मैं प्रयास किया पर सिलेक्शन हो नहीं पाया उसमें। तो फिर आफ्टर ग्रेजुएशन जो है मैंने फिर इधर पीएससी की तैयारी की। ओके सर। देन सर, पीएससी के बाद जो आपका ट्रेनिंग रहा, आपका फर्स्ट डे ऑफ जॉइनिंग, वो सारे एक्सपीरियंस कैसे थे? मैं धार्मिक प्रवृत्ति का था। फर्स्ट डे मैं ज्वाइन किया था 9 सितंबर 2013 को। तो हम लोग करीब 36 का बैच था, तो उसमें से 20 से 25 लोग उसी दिनांक को ज्वाइन करने गए। तो हमारे डायरेक्टर साहब थे, वो पूछे कि सब के सब आज ही क्यों ज्वाइन करना है। तो उस दिन गणेश चतुर्थी का दिन था। हमने कहा साहब गणेश चतुर्थी जो है बड़ा अच्छा दिन होता है, शुभ दिन होता है, नौकरी का पहला दिन है, तो क्यों ना हम आज ज्वाइन करें। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया कि बोले मेरे को बोला, राहुल तुम पुलिस की जॉब में आए हो, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद एक समस्या है। बोला जी सर है। तो तुम नक्सल क्षेत्र में भी तुम्हारी पोस्टिंग रहेगी, तो मान लो गोली चलेगी नक्सलियों की तरफ से पुलिस के ऊपर, तो तुम वहाँ मुहूर्त देख के फायर करोगे, मुहूर्त देख के वहाँ से अपनी रणनीति बनाओगे कि तुरंत फायर करोगे। तो मैं बोला मैं समझ गया था। तो उस दिन के बाद से हम लोग मुहूर्त नहीं देखते हैं जी। सुबह शाम नहीं देखते हैं। तो जिस दिन जो चीज़ संभव है उस दिन वो करते हैं। जी सर, आपके इतने सारे इंटरेक्शंस होते होंगे क्रिमिनल्स से, तो वो कुछ इफेक्ट डालता है माइंडसेट पे, थिंकिंग पे? क्रिमिनल्स, पुलिस क्या है कि एक विभिन्नताओं से भरा जॉब है। इसमें एक आपके पास क्रिमिनल आएंगे जो बॉडी ऑफेंसेस करेंगे, कोई चाकूबाजी करेगा, कोई मर्डर करेगा, मारपीट करेगा। इसके अलावा 420 के भी 420 के आरोपी आते हैं जो दस्तावेज से संबंधित आरोप करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अलग आती है, कुछ अपनी समस्याओं को लेकर मांग लोग करते हैं और एग्रेसिव हो जाते हैं। तो सब के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं करते हैं। पुलिस जो है मर्डर के आरोपी के साथ उसका व्यवहार अलग होगा, 420 के आरोपी के साथ व्यवहार अलग होगा। कोई प्रेम संबंध का आरोपी बन जाता है तो उसमें उसका अलग व्यवहार होगा। अपनी मांगों को लेके लोग लॉ एंड ऑर्डर करते हैं, तो जैसी परिस्थिति वैसा पुलिस का व्यवहार लोगों के प्रति होता है। बेसिकली पुलिस क्या है, पुलिस समाज के बीच का ही जो है वो प्रतिनिधित्व होता है। मैं भी हूँ इसी समाज से है,
या हमारा पुलिस कहाँ से आती है, समाज से आती है, वर्दी पहन लिया तो ठीक है पुलिस विभाग में आ गया, पर है तो वो बेसिकली समाज के व्यक्ति, तो जैसे समाज होगा वैसी पुलिस होगी। और संयोग से मैं कहता हूँ छत्तीसगढ़ एक लोग यहाँ के शांति प्रिय हैं, तो उसी अनुरूप पुलिस भी तुलनात्मक रूप से शांत है। जी सर, करप्शन को लेके आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्योंकि करप्शन बच्चा शुरू से देखता है। मैंने शुरू में, पापा मेरे थोड़े ज़्यादा ईमानदार हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत ईमानदारी सिखाई। उसके बाद मैं जहाँ भी जाती थी मैं करप्शन ही देखती थी और फिर झगड़ा हो जाता था। तो सर आप बताइए कि करप्शन पे क्या? देखिए, पुलिस एक सबको वर्दी नहीं मिलती, जी। हम लोग इस मान्यता से नौकरी करते हैं। ये एक सेवा का जरिया है और जो सैलरी है वो वर्तमान की महंगाई को देखते हुए पर्याप्त है। आप अपने घर को, अपने परिवार के, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश कर सकते हैं। जो ही मूल उद्देश्य आदमी का जो है परिवार का पोषण होता है, वो बेसिक चीज़ से फुलफिल हो जाती है। और लालच के पीछे जाएंगे तो एक 99 का फेर आपने सुना होगा कि आदमी 99 में फंस जाता है, बस 100 कर लूँगा, और ये फेर कभी ख़त्म नहीं होता। लालच का कोई अंत नहीं होता और उसमें फिर वो आपको गलत चीज़ों की ओर प्रेरित करता है। तो कभी भी करप्शन को किसी भी परिप्रेक्ष्य में, किसी भी समाज में सही नहीं कहा जा सकता। और मैं भी इससे इत्तेफाक रखता हूँ कि हमेशा अपनी नीतियों पे चलिए, अपने उसूलों पे चलिए, तो करप्शन के शिकार नहीं होंगे। एक बार आप करप्ट हो गए या आपके ऊपर कोई धब्बा लग गया तो उसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है परिवार पे, आपके परिवार पे, आपके बच्चों पे बहुत बुरा होता है। तो इससे दूर ही रहें और सतर्कता से अपनी जॉब करें। सर, जो अभी एस्पिरेंट्स हैं, जो पीएससी यूपीएससी की तैयारियां कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? कुछ टिप्स, कुछ गाइड्स? देखिए, मैं पहले बताया कि एक औसत विद्यार्थी रहा हूँ, तो अगर आप में इच्छा है, जो पीएससी के विद्यार्थी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है अंदर से अपनी इच्छा। अगर आपकी इच्छा है बनने की तो आपको कोई नहीं रोक सकता बनने से। पद कम आते हैं पर पद बहुत सारे क्षेत्र में आते हैं। पीएससी, व्यापम, यूपीएससी, एसएससी, तो फील्ड हमारे पास बहुत व्यापक है। रेलवे, बैंक, आप किसी भी क्षेत्र में अपना प्रोफेशन, अपने जो है जॉब अपॉर्चुनिटी को ले सकते हैं। तो पहला आपका जो पिछला बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा असर नहीं करता आपके पीएससी या कंपटीशन की तैयारियों को लेके। तो आप सेकेंडरी, अगर आपका बैकग्राउंड पढ़ाई के दौरान अच्छा रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं रहा तो कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है इससे। आपने बहुत सारे उदाहरण, अब तो लोग अधिकारी जो है खुल के बताने लगे हैं अपने बैकग्राउंड को लेके। एक 12वीं 12th फेल पिक्चर आई होगी, आपने देखी होगी, है ना? तो वैसा ही कुछ रहा, पर मैं ज़्यादा खुल के बोलना उचित नहीं लग रहा है मुझे। तो 12th फेल होने के बाद भी वो जब IAS IPS सेलेक्ट हो सकते हैं, तो मेरे ख्याल से सभी विद्यार्थी से प्रेरणा लेनी चाहिए कि आपका पढ़ाई का बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। दूसरा, आपको कंसिस्टेंसी रखनी होगी, नियमितता, लगातार अपना पढ़ाई करना होगा, विश्वास को बना के रखना होगा। जो सबसे ज़रूरी है, परिवार का सपोर्ट वो मिलना चाहिए। परिवार वाले 1 साल बच्चे का नहीं हुआ, 2 साल नहीं हुआ तो अधीर नहीं होना है। बच्चे को भी अधीर नहीं हो रहा है, कंपटीशन का ज़माना है, आप तैयारी कर रहे हैं तो लाखों लोग आपके साथ और तैयारी कर रहे हैं। परिवार का उसमें सपोर्ट मिले, अपना मोटिवेशन लेवल को बना के रखें। होता है धीरे धीरे, सभी व्यक्ति के 2 हाथ 2 पैर होते हैं। चाहे वो किसी भी पद पे चयनित हुआ तो उसके पास 2 हाथ 2 पैर है, मतलब जब उसका हो सकता है तो मेरा क्यों नहीं हो सकता। इस मानसिकता के साथ अगर तैयारी करेंगे तो मैं मानता हूँ निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। ओके सर, वुमेन सेफ्टी के लिए कुछ गाइड्स दीजिए। महिला सुरक्षा एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और महिलाओं को लेके न केवल समाज, परिवार, बल्कि एक व्यक्ति परिवार जो है वो बहुत गंभीर होता है। तो महिला सुरक्षा को लेके हमेशा सबसे पहले महिलाओं को खुद सजग होना होगा कि आपको कोई ऐसी जगह, ऐसी चीज़ों से प्रयास करें, दूर रहें जिससे आपको भविष्य में खतरा हो सकता है। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इस टाइप के सोशल मीडिया में अनजान लोगों से दोस्ती करने से बचें। आपको बहला फुसला के वो आपका दुरुपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा महिलाओं को आत्मनिर्भर होना होगा। आत्मनिर्भर महिलाओं में अपराध जो है समाज और परिवार उनके प्रति कम करता है, ऐसा मेरा अनुभव है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है हमारा आदिवासी
समाज होता है, आदिवासी क्षेत्र में महिला पुरुष दोनों ही काम पर जाते हैं, दोनों ही अर्थव्यवस्था में घर की जो है बराबर भागीदारी निभाते हैं। तो वहाँ पर महिलाओं पर अत्याचार जैसे अपराध परिवार समाज की तरफ से कम होते हैं। दूसरा, सोशल मीडिया, मैं फिर बोल रहा हूँ, सोशल मीडिया में बहुत सावधानी से उपयोग करें, अनजान लोगों से दोस्ती करने से बचें। और मान लीजिए आपके साथ कोई घटना हो जाती है तो उसको छुपा के नहीं रखना है, उसको परिवार को बताना है। मैं तो बोलता हूँ सबसे पहले पुलिस को बताइए, पुलिस आपकी सबसे अच्छी दोस्त है, वो सही समय पर कार्रवाई करेगी और उस अपराध और उस अपराधी को वहीं रोक लेगी, अपराधी को जो है उसके अपराध के मुताबिक जो है उसको सज़ा भी दिलाएगी। तो तत्काल इसको बचा। मैं बहुत सारे मेरे संपर्क में आते हैं कि मेरी बेटी को लड़का छेड़ रहा है और तुम्हारे साथ ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, इससे मेरे को क्या करना चाहिए। तो मेरी सलाह ये है कि लड़के के परिवार को अगर बच्चा है तो समझाइए ठीक है, पर पुलिस को भी बताइए, पुलिस भी इसमें आवश्यक मदद करेगी, उस कार्रवाई को रोकेगी। नहीं तो कभी कभी इसी दबे छुपाने के चक्कर में बड़ी घटनाएं घट जाती हैं। ओके सर। सर, राजनांदगांव पुलिस या छत्तीसगढ़ पुलिस जो है उसका कोई टोल नंबर या कुछ नंबर जिस पे कॉल कर तो तुरंत हेल्प मिल जाए? सबसे अच्छा नंबर है 112, इसको आप याद रखिए। 112, सोते जागते अगर आपको कहीं तकलीफ होती है, कोई रास्ते में आपको परेशान कर रहा है, कहीं चोरी हो गई, कहीं आग लग गई, कहीं एक्सीडेंट हो गया, आप केवल 112 में अपने मोबाइल में डायल करिए। इसका जो हेड ऑफिस है वो रायपुर है। जिन जिलों में 112 नहीं है वहाँ पर वो 112 का जो ऑफिस है, सेंट्रल कमांड सेंटर, वो उस ज़िले को बोल देती है, वहाँ की पेट्रोलिंग पहुँच जाती है। शहर में जो समय है 112 के पहुँचने का औसत समय करीब 12 से 15 मिनट है और गाँव में ये 20 से 25 मिनट है दूरी के हिसाब से। इतनी देर में आपको पुलिस तुरंत सहायता के लिए पहुँच जाएगी आपके पास। तो इसका जो है अधिक से अधिक उपयोग करें। सब फ्रॉड कॉल से कैसे बचें? फ्रॉड कॉल जो है ये सबके साथ आते हैं, इवन मेरे साथ भी आते हैं। मेरे साथ फ्रॉड कॉल कुछ उदाहरण बताता हूँ आपको। मेरे पास एक कॉल आया कि मैं दिल्ली सीबीआई से बोल रहा हूँ, मेरा बेटा जो है वो वहाँ उनकी सीबीआई की गिरफ्त में है, गलत हरकत करते पाया गया है, आप इतना पैसा तुरंत दे दीजिए तो हम मामले को रफा दफा कर देंगे करके। और उन्होंने मेरे बेटे की उम्र 22-23 साल बताई, मेरा बेटा अभी 4 साल का है। तो मैं उसको समझाया ठीक है। तो इस प्रकार के फ्रॉड कॉल से जो है वो बच के रहना है। तो कभी भी इंटरटेन नहीं करना है। अब तो मोबाइल OTP बंद हो रहा है, ये पुरानी बात हो गई। इसके अलावा अब नया ट्रेंड आया, शेयर मार्केट में पैसा लगाइए। और एक आजकल बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप आते हैं, इसमें आपको जोड़ लेंगे। शेयर मार्केट में आपको वो टिप्स देंगे किस तरीके से शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो एक काल्पनिक आपको फ़ायदा भी दिखाते हैं। आपने 3500 रुपये लगाया, अब देखिए आपका 5000 हो गया, आपने 50,000 लगाया, अब आपका 75,000 हो गया। और वो एक लॉक पीरियड टाइप कर दे देते हैं कि आप 2 महीने तक अपना पैसा नहीं निकाल सकते। अभी एक केस आया है, एक थाने का मामला है राजनांदगांव का, करीब 3 करोड़ 40 लाख रुपये उस व्यक्ति ने दे दिया उसने। हमने आरोपी को केरला से पकड़ के लाया है और कुछ आरोपी और भी उसके अन्य राज्यों में हैं, उनको भी हम लिंक मिल गया, जल्दी पकड़ लेंगे। पर अगर वो व्यक्ति सजग होता तो इस प्रकार के फ्रॉड में नहीं फंसता। पुलिस बनकर भी लोग कॉल करते हैं कि देखिए मैं थाना कोतवाली राजनांदगांव से बोल रहा हूँ, आपके बच्चा चाकू के साथ पकड़ाया है, आप मामले को रफा दफा करना है तो हमसे संपर्क करिए। पुलिस कभी ऐसा कॉल नहीं करती। दूसरा, कोई बैंक आपको ऐसा कॉल नहीं करती कि आपका OTP बंद हो रहा है, आप पिन नंबर बताइए और आपका जो ATM है वो चालू रहेगा। तो हमेशा सजग रहें। जब भी ऐसा कुछ होता है, मान लीजिए आपके साथ फ्रॉड हो गया, तो तत्काल एक नंबर है 1930, इस पर कॉल करिए और इससे आपका पैसा आपके बैंक से किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया, चाहे वो पेटीएम हो या अन्य अकाउंट हो, तो वो 1930 अगर पैसा हो उसके अकाउंट में होगा तो तुरंत होल्ड करा लेगा। दूसरा, सबसे पहले सेकंड अपना बैंक में जाइए, वहाँ जाके होल्ड कराने को बोलिए कि मान लीजिए आपका A बैंक है, A बैंक में जाइए और बताइए कि साहब मेरा गलती से पैसा चला गया, तुरंत होल्ड कर देगा। तीसरा, तुरंत पुलिस थाने में नज़दीकी वहाँ संपर्क करिए, वो हमारा ईमेल के माध्यम से उसको ब्लॉक करा लेगा। ये 3 स्टेप को करिए तो साइबर फ्रॉड से अलर्ट रहिए। फ्रॉड हो जाता है तो इन तीनों स्टेप को अपनाइए। सर, आपने बहुत सुना होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
और महिलाओं के लिए तो हज़ारों कानून भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आपने कभी ये सोचा है कि लड़कों के लिए भी कुछ कानून होने चाहिए? देखिए, कानून बनाना शासन का काम है। जी। तो पहले बताया, महिलाएं और बेटियां एक संवेदनशील मुद्दा होती हैं और उनके ऊपर जो अत्याचार होते रहे हैं उसको देखते हुए कानून बना है, और एक आम इंसान के लिए तो कानून ऑलरेडी है। जी। तो कानून निर्माताओं को जब लगेगी कि तो वो उस संबंध में भी कानून बना लेंगे, मगर हमारे कानून में पर्याप्त धाराएं हैं सभी प्रकार के अपराध के लिए। तो अगर आपको किसी भी प्रकार की, चाहे बेटा हो या बेटी, आपको तकलीफ होती है तो आप कानून की शरण या नज़दीकी पुलिस थाने में जाइए, आपको रिलीफ मिलेगा। ओके सर, ऐसी कोई स्टोरी जो आप शेयर करना चाहें? एक और रायपुर ज़िले में मेरी पोस्टिंग थी। जी। तो पोस्टिंग हुई थी मैं सीएसपी विधानसभा के रूप में। तो एक व्यक्ति मेरे पास आया, नया ज्वाइन में किया, तो उस समय आया कि सर, मेरे पिताजी का 10 साल पहले मर्डर हो गया था और आज तक आरोपी पकड़ाए नहीं हैं, मुझको न्याय चाहिए, उन आरोपियों को गिरफ्तार करवाइए। तो मैं थाने से पता किया कि वास्तव में ऐसा कोई केस हुआ था कि नहीं करके। तो बताया, हाँ सर, 10 साल पहले मर्डर हुआ था, खरोरा थाने का मैटर था और आरोपी को बहुत खोजने का प्रयास किया गया पर वो नहीं मिला। तो फिर उस फाइल को क्लोज़ कर दिया गया था। तो फाइल को खुलवाया और फिर से अपने आदमी लगाया, पतासाजी किया, फिर से चीज़ों को एक्टिव किया। तो पहले तो नीचे के स्टाफ माना नहीं सर, 10 साल पहले बहुत प्रयास कर चुके थे, तत्कालीन क्राइम ब्रांच भी 2-2 महीना उस गांव में कैंप कर चुकी थी, पर आरोपी नहीं मिला। कहाँ 10 साल पुराना मैटर मिलता है। फिर मैं प्रयास किया तो अपने मुखबिर लगाया था इन्फॉर्मर को। तो फिर करीब 2 महीने बाद एक सब छोटा सा क्लू मिला। सर, एक लड़का बोला है मटन की दुकान में कि मेरा बड़ा भाई जो है उस मर्डर को किए हैं लगे। तो मैं टीआई साहब को बोला, जाइए उसको पकड़ के लाइए, उस लड़के को। उसको पकड़ के लाए तो वो बोला, मैं नहीं बोला था ना, जबरदस्ती झूठ बोलते हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं बोला, मेरा बड़ा भाई ऐसा कोई घटना नहीं किया। बोले उसके बड़े भाई को पकड़ के लेके आओ। उसके बड़े भाई को दुर्ग से पकड़ के लेके आए। तो वो तुरंत एक्सेप्ट कर लिया, हाँ सर, मैं मारा हूँ, मैं अपनी प्रेमिका के साथ था और ये मेरे को धमकी दे रहा था ये आदमी, इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ इसको मिल के मार दिया और गमछा से गला दबाया, पत्थर मार दिया था, उससे उसकी हत्या हो गई। और मैं उस रात, बाजार का दिन था, मेले का दिन था, गांव में आया, उसी रात चला गया। तो पुलिस को शक नहीं हुआ, पुलिस गांव में खोजती रही, दूसरे गांव का व्यक्ति था इसलिए मिल नहीं पाया, पर संयोग से मिल गया। तो मैं वहाँ करीब कुछ ही दिन रहा, 6 महीने करीब उस पोस्टिंग पर रहा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि वहाँ पोस्टिंग मेरी उस अपराध को निकालने के लिए हुई थी। एक अगर आध्यात्मिक रूप में सोचेंगे तो एक मृतात्मा को शांति मिली और उसका आरोपी जो है पकड़ाया। तो इस प्रकार से प्रकरण होते रहते हैं। ये काफ़ी संतुष्ट प्रदान करते हैं, खुद को काफ़ी संतोष प्रदान करते हैं कि आप मैंने कुछ अच्छा काम किया। पुलिस में निश्चित रूप से चैलेंजेस बहुत हैं, पर जब आप किसी को रिलीफ दिलाते हैं, तत्काल रिलीफ दिलाने वाला अगर कोई जॉब है तो मेरे को लगता है वो पुलिस है। क्योंकि आपके पास दुखियारा आता है और आप अगर थोड़ा सा अपना एफर्ट करते हैं तो उसको तुरंत आराम मिल जाता है। कोई किसी से कोई फ्रॉड का शिकार होकर आता है, कोई किसी से मारपीट का अत्याचार उसके ऊपर होता है, मर्डर जैसे गंभीर अपराध होते हैं, लूट डकैती चोरी होती है, किसी की गाड़ी कमाई चली जाती है, तो पुलिस इसको तुरंत राहत दिलवाती है। निश्चित रूप से जो है उस आदमी में काफ़ी, वो तो संतुष्ट होता ही है, जो संबंधित अधिकारी है या पुलिस है उसको भी संतुष्टि मिलती होगी। सर, सबका अपना अपना लीडरशिप स्टाइल होता है, आपका लीडरशिप स्टाइल क्या है? लीडरशिप स्टाइल के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि नेता को खुद उदाहरण बनना होगा। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं बड़ा अधिकारी हूँ तो मैं केवल ऑर्डर दूंगा तो काम हो जाएगा। फील्ड में आपको भी जाना होगा। आप जाएंगे तो नीचे का अधिकारी देखेगा कि हाँ, कि मेरा बड़ा अधिकारी जो है फील्ड में है, वो भी मोटिवेट होगा और दिल लगा के काम करेगा। आप हर समय जो है ऑर्डर देके काम नहीं करा सकते। आपको उनको प्रोत्साहित करना होगा, चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे पुलिस की हो, चाहे वो आपका स्कूल में ही कोई लीडरशिप हो या जनप्रतिनिधि भी होंगे, तो उनको फील्ड में जाके अपना उदाहरण सेट करना पड़ेगा। तब नीचे का अधीनस्थ मानेगा हाँ नहीं कि
मेरा अधिकारी काम करता है तो मैं भी काम करूँगा। हम नक्सली सर्चिंग में जाते हैं तो वरिष्ठ अधिकारियों को जाना जरूरी नहीं, उसके बावजूद वरिष्ठ अधिकारी जाते हैं तो नीचे का स्टाफ मोटिवेट रहता है कि जब साहब जा रहे हैं तो क्यों नहीं हम भी जाएंगे करके। हमारे ऊपर के अधिकारी भी जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं, तो इससे मोटिवेशन बना रहता है, जो सफलता का मुख्य उद्देश्य है। सर पुलिस फील्ड में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो आम जनता को लगता है वो चीज़ है एनकाउंटर। आपने कभी एनकाउंटर किया है? एनकाउंटर का अवसर नहीं किया मैंने, पर गोली जरूर चल रही है तो चीज़ें हो जाती हैं। एक बार की घटना बताता हूँ आपको कि एक बिलासपुर में था मैं, तो एक व्यक्ति जो है 2 व्यक्तियों को मार के भाग गया और उसके बाद सूचना मिली कि वो ट्रेन से भाग रहा है, ट्रेन से उत्तर प्रदेश भागने की फिराक में है। तो एक स्टेशन पहले उसका सह आरोपी पकड़ा गया, वो नहीं पकड़ा है। 2 लोग हमको ट्रेन में सूचना मिली थी कि दोनों आरोपी भाग रहे हैं। एक आरोपी हमने उसलापुर रेलवे स्टेशन बिलासपुर है वहाँ पकड़ लिया, दूसरा आरोपी हमको नहीं मिला। तो फिर वो बताया पहला आरोपी कि साहब वो सर पे पीला गमछा बांधा है और हाफ पैंट पहना हुआ है, डार्क कलर की शर्ट पहना हुआ है। और संयोग से जब पहला आरोपी पकड़ाया तो जो पुलिस वाले हैं, जो हमारी टीम बनी थी, साइबर क्राइम ब्रांच की टीम बनी थी, उसको थोड़ा शुरू से बताता हूँ कि 2 आरोपी जो हैं एक लड़के को गोली मार के भाग गए, लड़के की मौके पर मौत हो जाती है। फिर हमको करीब 2-3 बार सूचना मिलती है कि ये लोग उत्तर प्रदेश भाग रहे हैं, भाटापारा से चढ़े हैं। तो हम उसलापुर पड़ता है बिलासपुर के पहले, वहाँ अपनी क्राइम ब्रांच की टीम, मैं उसमें नेतृत्व कर रहा था, करीब 15 लोग थे हम लोग। तो एक लड़का मिल गया, तुरंत ही हो लिया, उसका पहचान आ गया, उसको पकड़े और बाहर निकाल दिए। और फिर मैं ये प्लान किया था कि एक पकड़ा गया, ठीक है, बाकी जो है दूसरे को खोजेंगे, पिंडरा तक हम देखेंगे, ऐसा प्लान किए थे। तो फिर थोड़ी देर बाद मैं देखा कि कोई दिख नहीं रहा है वहाँ पे। मैं जब ट्रेन चलना चालू हुई, एक पकड़ा गया, और ठीक है, दूसरे खोजते हैं। एक को 5 लड़के हमारी टीम पकड़ के अलग पूछताछ करने लगी, उसको उतर के वहीं पर बाकी खोजने लगी। तब थोड़ी देर बाद ट्रेन चली तो मैं देखा आजू बाजू कोई नहीं है, दूसरे डब्बे में कोई नहीं दिख रहा, मैं बस अकेला दिख रहा हूँ। तो फ़ोन करके पूछा मैं अपने नीचे के इंस्पेक्टर साहब को, भाई आप लोग कहाँ चले गए? तो बोले सर एक लड़का भागता दिखा हमको, तो हम लोग पूरे उसके पीछे भागे, हमको लगा कि ये वही लड़का होगा। अब संयोग से मैं अकेला रह गया और सारनाथ एक्सप्रेस थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लोकल बोगी में है इसकी सूचना थी, तो लोकल बोगी में मैं खोज रहा था उसको। तो करीब धीरे धीरे भीड़ में खोजना चालू किया, 1.5-2 घंटा तक खोजा, तो मेरे को लगा वो मिलेगा नहीं, इतनी भीड़ में समझ में आ नहीं रहा था। तो संयोग से फिर वो पीला पट्टा दिखा, लड़का छोटा सा था हाइट में, उसका काला को पकड़ा। मैं पूछा तू ही भूपेंद्र नाम था आरोपी का, तो तू ही भूपेंद्र है? तो बोला हाँ सर मैं भूपेंद्र हूँ। तो मेरे को पहचाना, बोला हाँ सर आप पुलिस वाले हैं करके पहचान लिया। फिर मेरे पास कुछ था नहीं, मैं अकेला था, तो उसके गमछे उतार के उसका हाथ को बांधा। एक यात्री का बैग टंगा हुआ था गमछे में, उसको उतरवाया गमछे से, और उस गमछे को मैं ट्रेन की खिड़की में बांधा, और जो हाथ में बांधा था उससे जोड़ के गिठान बांध के बैठा दिया उसको। और अकेला था तो कुछ तो करना था। सहयात्री को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, तो लोग समझ तो गए थे पुलिस वाला है और ये चोर है। फिर थोड़ी देर बाद वो, इसमें इंटरेस्टिंग और चीज़ थी कि वो पूछता है कि सर ये लोग मेरे को देख के हंस रहे हैं करके बोलता है। जो सहयात्री है उसको देख रहे हैं, सब घूर रहे हैं अजीब तरह से, हंस रहे हैं करके। तो मैं बोला कि तेरे बारे में अभी नहीं बताता, डर जाएंगे तू कौन है करके। फिर जब कोटा रेलवे स्टेशन है बिलासपुर के आगे, वहाँ कोटा रेलवे स्टेशन पे मेरी दूसरी टीम आ गई, फिर उसको निकाले। फिर यात्रियों ने बताया कि मर्डर करके भागा है। तो ये भी एक अच्छा इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। कई बार इस प्रकार का भी सामना होता है, आप हर समय हर परिस्थिति के लिए तैयार नहीं होते, आपको अकेला भी कई बार नेगेटिव चीज़ों या ख़तरनाक चीज़ों का सामना करना पड़ता है। पर चूँकि हमारी ट्रेनिंग है, सिखलाई है, इसलिए इसको हम करते हैं। सर वर्क लाइफ बैलेंस जो होता है आजकल बहुत ट्रेंडिंग है ये टॉपिक, तो पुलिस की जॉब में वर्क लाइफ बैलेंस है या नहीं है? मैं लगभग 95% समय मेरा पुलिस में जाता है, तो पुलिस के कार्यों में जाता है। 5% समय मैं घर में दे पाता हूँ। सुबह से मैं निकलता हूँ, रात को मैं लेट पहुँचता हूँ। तो इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है परिवार का सपोर्ट, मेरी माता जी का, मेरी धर्मपत्नी का, मेरे बच्चों का,
सपोर्ट बहुत ज़रूरी है और वो सपोर्ट करते हैं, इसलिए मैं अपने फील्ड पे समय दे पाता हूँ, अपने कार्यों में सफल हो पाता हूँ। अगर परिवार में तनाव रहेगा तो वो अधिकारी फील्ड पे सफल नहीं हो पाएगा। तो वर्क लाइफ बैलेंस ज़रूरी है, प्रयास करता हूँ मैं अधिकतम समय जितना समय हो पाए वो मेरा बच्चों को, मेरे परिवार को मैं दे पाऊँ और देता भी हूँ। तो अब आप एक आम जीवन से पुलिस के जीवन का तुलना नहीं कर सकते हैं, पर बनाना पड़ता है कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसे बना सकें। बेसिकली वर्क लाइफ बैलेंस कोई एक फंडा नहीं है कि आप 5 घंटा घर में गुजारेंगे कि 10 घंटा घर में गुजारेंगे। आप जितना समय गुजारते हैं क्वालिटी टाइम देने का प्रयास करें। अपने बच्चों के छोटे छोटे इवेंट होते हैं उसमें शामिल होइए जो हो सकते हैं। तो वैसे ही मैं अपने लोअर स्टाफ अगर कभी अब बोलता है कि सर बच्चे के स्कूल में आज PTM की मीटिंग हमें जाना चाहते हैं, जाइए, हम भी अपने वरिष्ठ अधिकारी से अनुमति मांगते हैं, वहाँ से मिलती है। तो अति आवश्यक परिस्थितियों को छोड़कर लगभग व्यक्ति जो है अपने चीज़ों को अटेंड करता है। कोई बहुत ज़रूरी है तो परमिशन मिल जाता है। किसी व्यक्ति को 5 दिन छुट्टी मिलती है तो हमारे 1 या 2 दिन छुट्टी मिलती है और चीज़ें हो जाती हैं। 70,000 पुलिस का बल है लगभग हमारे राज्य में, तो आज भी सब जगह चल रही हैं। पहले पुलिस के बच्चे जो है अच्छी जॉब में नहीं आते ऐसे मान्यता थी, पर मैं देखता हूँ मेरे यहाँ कुछ ASI उसके बच्चे डॉक्टर हैं, किसी के इंजीनियर है, किसी के पुणे में मल्टीनेशनल कंपनी में, कोई फॉरेन में है। तो अब ये अवधारणा बदल रही है। आपको अपने परिवार के प्रति सजग होना होगा, चाहे वो किसी फील्ड में, पुलिस में हो, थोड़ा सा अधिक सजग होना पड़ेगा क्योंकि आप समय नहीं दे पाते। सर एक लास्ट क्वेश्चन से हम एंड करते हैं इस इंटरव्यू को। आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट और सबसे बेकार मोमेंट? बेस्ट मोमेंट जब आप PSC में सेलेक्ट हुआ था तो मेरे को लगता है वो बेस्ट मोमेंट था, क्योंकि अपने पिता के चेहरे पे, अपनी माता के चेहरे पे गर्व का अनुभव किया था। क्योंकि जब मैं पैदा हुआ होऊंगा तो खुशी हुई होगी, पर गर्व का अनुभव उनको इसलिए हुआ कि हाँ भाई मेरा बेटा जो है समाज में अच्छे पद पे पहुंचा। और पूरा का पूरा जो श्रेय है वो माता पिता को ही जाता है, क्योंकि एक लंबा समय हमको PSC में तैयारी का देना होता है। उन्होंने दिया, कभी इस बात का प्रेशर नहीं डाला कि बेटा, मैं करीब 6 साल मेरे को तैयारी में लगा, तो कभी ये उन्होंने अनुभव नहीं कराया कि बेटा तू इतना समय गुजार रहा है, उसको छोड़ दे, दूसरी जॉब में चले जा। जब मेरे साथ वाले दूसरी जॉब में जा रहे थे, मैं पढ़ाई कर रहा था, तो माता पिता का सपोर्ट रहा मेरे को, तभी मैं इतनी लंबी जो समय तक तैयारी कर पाया और सेलेक्ट हो पाया। तो वो एक अच्छा मोमेंट रहता है। अब बुरा मोमेंट मेरे को कभी ऐसा लगा नहीं कि वो बुरा मोमेंट आया है। कभी कभी लगता है हाँ परिवार को समय नहीं दे पाते हैं तो थोड़ा सा बैड फील होता है, पर इट्स ओके, वो चल जाता है। क्योंकि आप जॉब से जितना लेते हैं जॉब उतना आपको वापस देती भी है। तो जॉब आपसे जो ले रही है आपको दे भी रही है, समय आपसे ले रही है तो आपको बदले में प्रतिष्ठा भी दे रही है। आज समाज में हमारा है, हमारे परिवार का नाम है, तो निश्चित रूप से इस जॉब के कारण ही है, या हम जो कुछ भी है इस जॉब के कारण, हमारी पहचान इस जॉब के कारण है। आज आप इंटरव्यू ले रही हो जॉब के कारण है। तो प्रकृति जो है संतुलन स्थापित करती है, कुछ देती है तो कुछ लेती भी है।